दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का। आई होप बेसिक्स सबको पता है, बट स्टिल वी विल डिस्कस वंस अगेन। मैग्नेटिज्म जो है, हम उस प्रॉपर्टी से हम क्या निकालते हैं? इट इज द मेजर ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड आर मेजर ऑफ द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन इट। कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि नहीं है, वो डिटरमाइन करेगा कि मैग्नेटिज्म है कि नहीं है। तो अगर पैरामैग्नेटिक है तो उस स्टेट में क्या होता है कि एलिमेंट्स जो है दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, एंड दूसरी कंडीशन है कि अगर पैरामैग्नेटिक है तो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। और अगर डायमैग्नेटिक है तो दे विल बी रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे? पेयर्ड रहेंगे, या फिर पैरेलल इलेक्ट्रॉन स्पिन भी रह सकता है किसमें? डायमैग्नेटिज्म में। और अगर फेरोमैग्नेटिक रहेंगे तो दे विल बी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है आयरन। ओके, थोड़ा फर्दर और डिटेल इसका हम स्टडी कर लेंगे कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर अराइजेस। बराबर है, डी सबशेल में हमने देखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 6 तक के है। तो विच इज द मेजर, मतलब जो पैरामैग्नेटिज्म है हम उसको किस में मेजर करते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट में मेजर करते हैं। तो हम कंक्लूड करते हैं कि ग्रेटर द मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर लार्जर इज द मैग्नेटिक मोमेंट। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जितना ज्यादा उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, बीएम बोहर मैग्नेटॉन में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स की, तो उसमें से आयरन, कोबाल्ट और निकेल जो है दे आर फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, दे शो ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटिज्म, दैट इज फेरोमैग्नेटिक, या फिर हम इसको बोलते हैं दे आर शो परमानेंट मैग्नेटिज्म। ओके, ये भी बोल सकते हैं हम, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म दिखाते हैं वो लोग। When magnetic field is applied externally, all the unpaired electron in these metals and their compounds align in the direction of applied magnetic field. ठीक है, मैग्नेटिज्म हम अप्लाई करेंगे, समझो ये मैग्नेट है, उसके बीच में अगर ये किसी भी डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो जैसे ही हम मैग्नेटिज्म अप्लाई करते हैं तो उनका डायरेक्शन कैसा हो जाता है? यूनिफॉर्म डायरेक्शन हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड आने की वजह से ये ऑल डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। द कंपाउंड अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। ड्यू टू दिस मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी इज एनहेंस्ड, मतलब मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी इज एनहेंस्ड, मतलब मैग्नेटिज्म बढ़ जाता है। दैट इज दिस मेटल्स कैन बी मैग्नेटाइज एंड दैट इज दे एक्वायर परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। उनमें परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है अगर वो जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है उसके डायरेक्शन में अगर वो मूव होने लग जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अलाइन हो जाते हैं, तो उसका मैग्नेटिज्म बढ़ जाता है, तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ जाता है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं दे एक्वायर परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड को हम किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो वो दो टाइप का होता है, एक तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम हम बोलते हैं उसका, और किसके वजह से होता है? और ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट की वजह से। ठीक है, मैग्नेटिज्म जो है वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मतलब जो ऑर्बिट में ये मूव हो रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो उसका जो मूवमेंट है ये ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, ये इनके मूवमेंट के वजह से जो मोमेंटम डेवलप होता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। और स्पिन मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो स्पिन होने की वजह से मोमेंटम डेवलप हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज क्वेंच्ड। ठीक है, क्वेंच्ड मतलब रेस्ट्रिक्ट हो जाता है एंड हेंस निग्लेक्टेड। ऑर्बिटल जो एंगुलर मूवमेंट है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब कि 3D सीरीज के लिए वो क्वेंच हो जाता है, इसलिए हम उसको निग्लेक्ट करते हैं। तो उसके वजह से स्पिन ओनली फॉर्मूला आया है। ठीक है, साइंटिस्ट ने डेवलप किया है कौन सा फॉर्मूला? स्पिन ओनली फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसका फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस 2। ये याद कर लेना है। बीएम उसका यूनिट है बोहर मैग्नेटॉन, जहां पे एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, और म्यू क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, जहां पे म्यू इज प्रोपोर्शनल टू एन, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू एन है। क्यों? क्योंकि अगर एन की वैल्यू 1 है, मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। इसकी वजह से क्या बोल रहे हैं कि दे आर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी वैल्यू इसकी है उसका है इक्विवेलेंट है म्यू की वैल्यू। म्यू मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट। उसके बाद में मैग्नेट, अगर हमने देखा कि इफ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने 3, तो म्यू की वैल्यू क्या रहेगी? फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू 1.73, लेस देन 1.73 bm या मोर देन 1.73 bm। क्या रहेगा आंसर इसका? कोई गेस कर सकता है? यस, इट विल बी मोर देन 1.73 bm, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब n की वैल्यू कितनी है 3, तो नियर अबाउट 3 पॉइंट कुछ होगा उसका वैल्यू, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका पॉइंट में 3 पॉइंट, और अगर 4 रहा तो 4 पॉइंट, इस टाइप में उसका बोर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू है। ओके, इसीलिए बोला है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली इन सॉल्यूशन और इन सॉलिड स्टेट वेयर द सेंट्रल मेटल इज हाइड्रेटेड और बाउंड टू लिगेंड्स, ठीक है। सेंट्रल आयन क्या है? बाउंड टू लिगेंड्स, जो है सेंट्रल मेटल इज हाइड्रेटेड और बाउंड टू लिगेंड्स, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल Fe(F6), यहाँ पे सेंट्रल जो मेटल है वो कौन सा है? आयरन, और F6 क्या है? लिगेंड है, ठीक है। और अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में देखेंगे तो जैसे कि अगर निकेल है और H2O6 टाइम्स है, इस टाइप का अगर कॉम्प्लेक्स है तो निकेल इज द सेंट्रल मेटल, और हाइड्रेटेड फॉर्म में मतलब वाटर, हेक्साहाइड्रेट फॉर्म का वो कॉम्प्लेक्स बनाता है। ओके, तो इस फॉर्म में मैग्नेटिक मोमेंट्स एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए जाते हैं, किसमें? कॉम्प्लेक्स में। अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड वैल्यू सीन, इसका हम एक चार्ट देख लेंगे, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन देख लेंगे कि M डाई पॉजिटिव आयन फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैज n इक्वल टू 2, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट। तो कैसे करेंगे? म्यू इक्वल टू, हमको फॉर्मूला पता है, अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, इसमें वैल्यू डालेंगे। n की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2, तो n इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2, सो 2 प्लस 2 4, सो 2 इंटू 4 8। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 रूट 2, रूट 2 की वैल्यू कितनी आती है? 1.41, याद होगा आप लोगों को। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू है 2.82 बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। सो ये इस तरीके से कैलकुलेट करना है, सिंपल है एकदम। उसके बाद में अगर क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डाईवैलेंट कटायन ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल विथ एन एटॉमिक नंबर 25। देखो अब डाईवैलेंट कटायन बोला है सिंपल, और एटॉमिक नंबर 25 गिवन है, नाम नहीं दिया हुआ है, कोई भी कटायन हो सकता है। तो विथ एटॉमिक नंबर 25, आई होप अभी तक आ गया होगा आपके दिमाग में कि ये क्या है? मैंगनीज है। तो उसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख सकते हैं। नियरेस्ट नोबल गैस कितना रहेगा इसका? 25 के पास में 18 है, तो एर्गॉन 3d5 4s2, राइट, फिल करके देखना है। लेकिन डाईवैलेंट कटायन की कंडीशन गिवन है, ये भी ध्यान में रखना है, डायरेक्ट करने मत लग जाना। तो डाईवैलेंट कटायन दिया हुआ है मतलब 2 पॉजिटिव है, मतलब 4s 0 हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से? D5 है, मतलब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो वैल्यू हम जब पुट करेंगे हमारे फॉर्मूले में, म्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 में, तो हमारा n की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो 5 2 ज़ा 10, सॉरी 5 प्लस 2 7, 7 रूट 35 का वैल्यू कितना आता है? 5.92 बोहर मैग्नेट्रॉन। ओके, या फिर एक और लास्ट में ट्रिक बताऊंगी मैं, इसको कैसे याद रखना है वैल्यूज को, ठीक है। वैसे ही सेम देखो, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ डाईवैलेंट कटायन विद द एटॉमिक नंबर 27। तो Z27 गिवन है। नियरेस्ट नोबल गैस एर्गॉन 3d7 4s2 हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। डाईवैलेंट है तो हमको डाई पॉजिटिव आयन लेना है, 4s 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? देखो 1 2 3, तो म्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 में 3 डालेंगे n की वैल्यू, तो हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कुछ 3 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के आंसर जिसके आते हैं, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है उतने ही उसके नियर अबाउट म्यू की वैल्यू आती है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में। इन सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट इज सिग्निफिकेंट एंड हेंस स्पिन ओनली फॉर्मूला इज नॉट यूजफुल एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन इज टू बी अप्लाइड। तो आप लोगों को सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का ही पूछेंगे, सेकेंड और थर्ड का नहीं पूछेंगे, क्योंकि वहां पे ऑर्बिटल मूवमेंट भी लेना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है, तो वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, तो मैग्नेटिक मूवमेंट फर्दर आर फाउंड टू बी टेम्परेचर डिपेंडेंट। कैसे प्रॉपर्टी है ये? टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। तो अब ट्रिक देखना है हमको कि कैसे हम निकाल सकते हैं इसको। तो देखो Fe की वैल्यू है Z इक्वल टू 26, डाई पॉजिटिव बोला है, तो
तो 3d6 4s2 का क्या हो जाएगा, डाई पॉजिटिव का 3d6 4s 0 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचते हैं, 1 2 3 4, तो n की वैल्यू 4 है। फॉर्मूला में पुट करेंगे हम n इंटू n प्लस 2 में, तो 4 इंटू 4 प्लस 2, तो रूट 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना रूट वैल्यू निकालने में टाइम अगर नहीं डालना है तो आपको एक छोटा सा ये जो चार्ट है ये याद रख लेना है कि अगर हमको ये जो ट्रिक है ओके छोटा सा कि n इक्वल टू 1 है तो म्यू की वैल्यू 1.73 आती है, 2 है तो 2.82, 3 है तो 3.87, 4 है तो 4.89 और 5 है तो 5.91। ठीक है, इतना ये 5 वैल्यूज अगर ध्यान में आ गई तो इससे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इतना ही आएगा। ठीक है, कौन सा भी क्वेश्चन पूछो फिर डायरेक्ट आप आंसर बिना कैलकुलेट किए सिर्फ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल के ही निकाल सकते हैं। सिर्फ ये वैल्यूज ध्यान में रखना है, 1.73, 2.82, 3.87, 4.89 और 5.91। 2-3 बार रिवाइज करेंगे, चार्ट बना के रखेंगे तो आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे रूट 24 तक हमको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर n इक्वल टू 4 की वैल्यू हमको पता रहती 4.89 बोहर मैग्नेट्रॉन है करके। ठीक है, यहीं से हम इसको निकाल लेते हैं। वैसे ही सिमिलरली निकेल के लिए भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू 2 है, तो रूट 8 अभी हमने कैलकुलेट भी किया था, पर हम डायरेक्ट यहीं से ही लिख देंगे कि उसकी वैल्यू 2.82 bm है करके। ठीक है, वैसे ही क्रोमियम के लिए आप लोग निकाल कर देखो क्या आता है वैल्यू एज अ होमवर्क। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है उससे ही हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। इतना आगे का कैलकुलेशन करने में टाइम डालने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, पड़ेगी अगर ये वैल्यूज आपको याद है तो, नहीं तो फिर आप रूट की वैल्यू लॉग टेबल में देख सकते हो। राइट, तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे।